2024 के चुनाव ने कई उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव किए। सबसे बड़ा असर मायावती और बीएसपी की दलित पॉलिटिक्स पर नजर आया है। 2024 के चुनाव में मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला किया और देश भर के राज्यों में 485 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहां तक कि 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसे बीएसपी का सबसे खराब प्रदर्शन कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ 2024 के प्रचार के दौरान मायावती के भतीजे आकाश आनंद के तीखे तेवर और ताबड़तोड़ रैलियों के अंदाज से लगा था कि बीएसपी में वो शायद जान फूंक सकते हैं, लेकिन अचानक मायावती ने उन्हें अपरिपक्व कहकर हटा दिया। इस बीच चंद्रशेखर विनर बनकर उभरे और नगीना की बड़ी जीत ने यूपी में एक नए दलित राजनेता की एंट्री कर दी। अब एक बार फिर मायावती आकाश आनंद को वापस ले आई हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर रावण का मुकाबला कर पाएंगे? दोनों का अंदाज एक जैसा है, लेकिन अनुभव और संघर्ष में जमीन आसमान का अंतर है। आज इसी पर महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मायावती को फिर याद आए आकाश। चौबीस में बीएसपी गई बिखर, चमके चंद्रशेखर। रसातल में पार्टी, इसलिए आकाश आनंद की वापसी। ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं। उनकी पहचान उनकी बुआ जी से, यही उनकी पहचान है कि वो मायावती जी के भतीजे। और बड़ी बात यह है कि इतिहास गवाह है कि पैसे वालों ने कभी गरीबों को इंसान माना ही नहीं। चंद्रशेखर का मुकाबला कर पाएंगे आकाश आनंद? चंद्रशेखर आजाद ने जहां 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अपने आप को प्रूव किया है कि वो बहुजन एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, वो धार दे सकते हैं और मान्यवर काशीराम साहब की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं आकाश आनंद की जो शुरुआती स्पीचेस हुई हैं, जो उनके भाषण हुए हैं, जो उनकी रैलियां हुई हैं, उसमें हमने देखा है कि कैसे आकाश आनंद एक एंग्री यंग मैन की तरह निखर कर आए हैं और उन्होंने जो दलितों के एजेंडे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। दलित राजनीति का नया चेहरा, आकाश वर्सेस चंद्रशेखर। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर परमवीर सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही प्रोफेसर गंगा सहाय भी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक। आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह भी होंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत दीपक रंजन जी आपसे करते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की अच्छी खासी संख्या है और बीएसपी यानी कांशीराम जी का जो मूवमेंट शुरू हुआ था उसे बसपा के तौर पर आगे बढ़ाया गया, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में हमने देखा कि राजनीति में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इस बार 2024 के चुनावों में बसपा का साथ छोड़कर ये वोट बैंक जो है वो ज्यादातर कांग्रेस या फिर सपा के साथ चला गया। लेकिन ऐसे में एक नाम उभरा, वो नाम है चंद्रशेखर रावण का, जिन्होंने नगीना से जीत दर्ज की और वहां पर छाप छोड़ी। अब एक बहुजन मूवमेंट को आगे ले जाने के तौर पर उनका नाम देखा जा रहा है। तो इस दलित पॉलिटिक्स के भी अब कई चेहरे यूपी में नजर आ रहे हैं। एक तरफ आकाश आनंद है, उन्हें मायावती प्रोजेक्ट कर रही हैं, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण आपके भी साथ रह चुके हैं कई आंदोलनों में। देखिए आस्था जी अभी जो हालिया 2024 का आम चुनाव जो कंडक्ट हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि दलित समाज ने किस तरफ आस्था जताई अपनी,
और किस पे विश्वास जताया? इंडिया गठबंधन को दलित समाज ने, दलित समाज को लगा कि अगर दलित समाज को कोई उत्थान कर सकता है तो वो इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन या इंडिया घटक के जो भी लोग हैं वो दलित समाज का उत्थान कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से दलितों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ा है, अभी हालिया आज ही का उठा लीजिए मामला, फिरोजाबाद का मामला है, जहां एक नौजवान को जो है पुलिस प्रशासन ने पीट करके उसकी हत्या कर दी, पीट करके उसको मार दिया। अभी कुछ दिन पहले जब अलीगढ़ में एक नौजवान की 22 साल के नवयुवक की जो है एक बाइक टकराने से दबंगों ने किस तरीके से उसकी हत्या की, न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि उसकी जबान भी काट ली। तो इस तरीके का कुकृत्य इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ हो रहा। देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव इनकी आवाज और पीडीए की आवाज सड़क से लेकर के सदन तक उठाती रही है। इस बार आपने उस बात को दोहराया कि 2024 के चुनाव नतीजों में उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है वो कांग्रेस और सपा यानी कि INDIA गठबंधन के साथ गया। हमारे साथ डॉक्टर परमवीर सिंह जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रोफेसर गंगा सहाय भी दलित चिंतक हमारे बीच में है। तो सवाल पहले प्रोफेसर गंगा सहाय आपसे करते हैं, क्योंकि आप दलित चिंतक भी हैं। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में अब दलित पॉलिटिक्स का क्या भविष्य है, क्या चेहरे हैं, किनके इर्द गिर्द है? बसपा के तो 98% कैंडिडेट्स हार गए देश के अंदर, ज्यादातरों की जमानतें भी जब्त हो गई। चंद्रशेखर रावण एक नाम जो यूपी की पॉलिटिक्स में एक दलित फैक्टर बन के उभरे, उन्होंने नगीना से जीत दर्ज की, आसपास की सीटों पर प्रभाव छोड़ा। और दूसरी तरफ मायावती जो कांशीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं और आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी प्रोजेक्ट करके चलती हैं। प्रोफेसर गंगा सहाय, ये मेरा सवाल आपसे है। तो लगता है फिलहाल उनके साथ कोई तकनीकी दिक्कत है, उनका ऑडियो नहीं आ रहा है। यही सवाल डॉक्टर परमवीर सिंह आपके पास कि अब उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स के कितने चेहरे और किस तरह हमने लोगों पर और वोटर्स पर इसका असर देखा। आकाश आनंद भी एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे बन के उभरे, लेकिन उनको मायावती ने हटाया ये कह के पॉलिटिकली इमैच्योर हैं। फिर एंट्री दे दी उत्तराखंड के जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर वो अब स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। आस्था जी, वास्तव में मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जो दोबारा पॉलिटिक्स में एंट्री दी है वो उनको लॉन्च करने के लिए है, राजनीतिक रूप में, और अपनी विरासत को किसी देने के लिए है। इसका अगर हम मतलब ये निकालना चाहें कि आकाश आनंद जी की पब्लिक में पकड़ है या जो सो कॉल्ड दलित समाज कहते हैं कि अगर उसमें पकड़ है, तो ऐसा मैं मानने से इनकार करता हूं। रीजन बिंग, देखिए आज की राजनीति जो होती है, आज हम आजादी के 75 वर्षों में हैं। अभी देखिए, अगर आप सोसाइटी की आप एक आर्थिक पैकेज में देखें तो बहुत से लोग दलित निकल आ जाएंगे, लेकिन अगर सोशली अगर हम बोले कि किसी का इस तरीके से कोई भेदभाव होता है या नहीं होता, तो वो बहुत कम केसेस होते हैं। तो उस नाते से अगर किसी को भी मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं भी दलित हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज में, किसी असामान्य में, लेकिन दलित कह देना है कि जो आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले स्थिति थी, उस रूप में कहना गलत होगा। और मायावती जी जब चुनाव जीतकर MP बनती है, चीफ मिनिस्टर बनी है, केंद्र में भी गई है, तो केवल दलित वोट के सहारे पर नहीं गई है, वो सबकी नेता थी, वो ब्राह्मणों की भी नेता थी, वो कभी तमाम सोशल इंजीनियरिंग के लिए मायावती जी अपनी फेमस हुई थी, तो वो सबकी नेता थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम आकाश आनंद और चंद्रशेखर का कंपैरिजन करेंगे आपस में, तो चंद्रशेखर को नंबर ज्यादा मिलेंगे। वो ग्राउंड से अपनी राजनीति अपने आप खड़े करते हुए अपने विचारों के ऊपर, या जो उनको विरासत के विचार थे उनके ऊपर आए हैं। आकाश आनंद जी पकी पकाई चीजों पर आकर बैठ रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है जो आकाश आनंद जी पे सूट करता है, वो लिख कर गए थे कि एक जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित किनारे पर होता है, पर जहाज किनारे पर रहने के लिए बना नहीं होता है। तो आकाश आनंद कुलीन वर्ग में जन्मे हैं, तो उनका तो किनारे पर तो रहना नहीं, उनको भवसागर में ही रहना होगा राजनीति के, तो इसीलिए मायावती जी उनको लॉन्च किया है। और आपको लगता है कि इस भवसागर में अभी कड़ा संघर्ष और कई कठिन परीक्षाओं से होकर अभी आकाश आनंद को गुजरना होगा और गुजरना चाहिए, अगर एक बड़े दलित नेता के तौर पर स्थापित होना है, सिर्फ एक परिवार से बिलोंग करते हैं वो अब दलित पॉलिटिक्स करने के लिए काफी नहीं है। प्रोफेसर गंगा सहाय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। तो सवाल आपसे वही, एक तरफ चंद्रशेखर रावण और दूसरी तरफ आकाश आनंद। अब मुझे बताइए कि हाँ, दोनों की राजनीति को आप कितने अंक देंगे? मैं पहले भी आपके शो में कहता रहा हूं कि ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का नहीं है, पूरे देश के वंचित समाज के लोग एक नेतृत्व की तलाश में हैं। हाँ, तो अब देखिए उस नेतृत्व के तौर पर कई चेहरे उभरे हैं। बसपा, हाँ, बसपा का क्या हाल हुआ लोकसभा चुनाव में आपने देखा, चंद्रशेखर रावण चमक गए।
मैंने कहा पहले भी कि बहुजन समाज पार्टी का जमीनी आंदोलनों से संपर्क कट गया है, इसलिए समाज पार्टी का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है और उसका फिलहाल कोई भविष्य मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये दुखद है लेकिन यही सच है। और जहां तक चंद्रशेखर रावण की बात है तो वो एक जमीनी आंदोलन से निकले हुए जरूर हैं और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि संसद में दलितों के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन उनका दायरा भी बहुत सीमित है। उनको अपने फलक का विस्तार करना होगा। उन्हें न केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं की पश्चिमी यूपी में जो उन्होंने छाप छोड़ी है उसको आप कह रहे हैं कि व्यापक तौर पर उत्तर प्रदेश में ले जाना होगा, तब एक दलित लीडर के तौर पर या दलित अगर कोई ऑप्शन देखता है कि किसको वोट देना है, किसको बदलना है, तब वो स्थापित हो पाएंगे। एसएन सिंह जी हमारे बीच में जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है एसएन सिंह जी आपका। तो बात यहाँ ये हो रही है कि दलित राजनीति का नया चेहरा, एक तरफ आकाश आनंद और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण। आस्था जी देखिए, आज परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है, अगर आप इस पे नजर डालेंगी तो देखेंगी कि फिर वही परिवार की बात। अरे भैया, ना इससे भारतीय जनता पार्टी को असर है, ना देश और प्रदेश की जनता को, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई मुलायम सिंह जी बहुत खुश होंगे तो अपने लड़के को पार्टी की कमान सौंपेंगे, लालू जी खुश होंगे तो अपने लड़के को सौंपेंगे, और हमें लगता है सोनिया गांधी जी अपने लड़के के लिए परेशान रहती हैं, तो आज मायावती जी अपने भतीजे के लिए परेशान है। तो ये जग जाहिर है, इस नाते ये चर्चा का विषय कम और इस बात की चर्चा ज्यादा है कि जो परिवार वाली पार्टियां इससे क्यों नहीं निकलती हैं। 135 करोड़ आबादी के देश में क्या कोई दलित और नहीं दिखाई देता है? क्या कोई वंचित, कोई शोषित, कोई ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं दिखाई देता है जो आवाजों को बुलंद कर सके? परिवार के लोग तो चंद्रशेखर रावण का नाम लिया जा रहा है एसएन सिंह जी कि कई आंदोलन उन्होंने किए हैं, उस वजह से वो जेल भी गए हैं, जमीन से उठे हैं, आंदोलन से निकले हैं और उसके बाद राजनीति में एंट्री की और नगीना से बड़ी जीत भी दर्ज की है। नहीं आस्था जी देखिए, बहुत अच्छी बात है, वो आंदोलन करेंगे भाई, जिस परिवार में जो चीज होगा वही करेगा, लेकिन बाकी लोगों का हक मारा जा रहा है आस्था जी। बहुत सारे लोग उस समाज में हैं, दलित समाज में हैं। आज बहुजन पार्टी के लोगों को के गिला शिकवा को कौन सुनेगा, कौन दूर करेगा? जो 24 घंटा पार्टी के लिए कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में आस्था जी यही तो अंतर है। समाजवादी पार्टी के मित्र भी यहाँ बैठे हैं और भी पार्टी के होंगे। डंके के चोट पे पूछता हूं, एक बार भी ये कह सकते हैं क्या कि अखिलेश यादव जी के अलावा पार्टी का हाईकमान, पार्टी का मुख्यमंत्री, पार्टी का प्रधानमंत्री, पार्टी का कोई चेहरा नहीं हो सकता? उस पॉइंट पर हम आएंगे, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है, एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है। एसएन सिंह जी, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं। बड़ी खबर यह मिल रही है कि कल लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक है। मायावती हार की समीक्षा करेंगी, लगातार गिरते प्रदर्शन पर बसपा का मंथन होगा और जिला स्तर पर समीक्षा करेगी बीएसपी। बीएसपी में कई अहम बदलाव भी संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाल ही में लोकसभा चुनाव में जो हार बसपा की हुई है उसे लेकर कल लखनऊ में बड़ा मंथन होने जा रहा है। मायावती खुद इसकी समीक्षा करेंगी और लगातार पार्टी के गिरते प्रदर्शन पर मंथन होगा। जिला स्तर पर समीक्षा होगी पूरी हार की, और इसके बाद कहा जा रहा है कि बसपा में कई अहम बड़े बदलाव भी संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दीपक रंजन जी, बसपा मंथन कर रही है, हो सकता है बड़े बदलाव जो वहां पर कहे जा रहे हैं कि कर दिए जाएं पार्टी के अंदर, लेकिन अब आगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, देश में अगला लोकसभा चुनाव भी जाहिर सी बात है होगा। तो दलितों और पिछड़ों का वोट बैंक मिलाकर के उत्तर प्रदेश से अगर आप बात करें तो लगभग आधी आबादी के आसपास उसके अंतर्गत आ जाती है। तो ऐसे में अब राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमेगी, किसके साथ कौन गठबंधन करेगा, आप भी संभावनाएं तलाशेंगे। आस्था जी, सवाल ये नहीं है कि कौन दलित चेहरे के रूप में निकल करके सामने आ रहा है, कौन दलित चेहरा बनकर के उभर करके सामने आ रहा है। सवाल ये उठता है कि दलित समाज के लिए दलित समाज की आवाज किसने उठाई, दलित समाज के उत्थान के लिए कौन आगे आ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार कास्ट सेंसस की बात करती है। देखिए, दलित समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, क्रीमी लेयर हैं जिन्होंने उसका लाभ लिया, लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा दबे कुचले हैं। उनको भी समाजवादी पार्टी ऊपर उठा करके उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना चाहती है। उनको भी चाहती है कि मुख्य धारा से वो भी लोग जुड़े। अभी दलित समाज से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इसीलिए हम लगातार जातिगत जनगणना की हम बात करते रहे और हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे घोषणा पत्र में था, हमारे संकल्प पत्र में था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार की भी जरूरत है जिस पर दलित भरोसा करे। आपने पूर्व में बसपा के साथ गठबंधन किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाल ही में आप बसपा का चुनावी परिणाम देखिए किस तरह।
बड़े पैमाने पे कैंडिडेट देखिए आस्था जी, आज दलित समाज ने और सर्व समाज ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के ऊपर विश्वास और भरोसा किया, क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया गठबंधन की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अगर हमने मैनिफेस्टो में अपने घोषणा पत्र में जो चीजें रखी थी दलित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, अभी हमारे भाई कह रहे थे राजनाथ जी, अब एक मिनट, राजनाथ जी बहुत खुश हुए तो अपने लड़के को विधायक बना दिए, ओमकार राजभर जी बहुत खुश हुए तो अपने लड़के को टिकट दिला दिए, संजय निषाद जी बहुत खुश हुए तो अपने लड़के को सांसद का टिकट दिला दिया। चलिए ठीक है, घूम फिर के बात परिवारवाद पर आ रही है। एसएन सिंह जी आपका पति को मंत्री बना दिया, उसके बाद नहीं हमने नहीं कहा था, शुरुआत इन्होंने की थी। कल्याण सिंह जी बहुत खुश हुए तो अपने लड़के को उन्होंने बात उठाई, आप राजनाथ जी बहुत खुश हुए तो अपने लड़के को मंत्री बना दिए। जवाब लीजिए, जवाब बोलिए। होता क्या है, देखिए अभी इन्होंने कहा कि दलित उसके साथ जाएगा जो दलितों के लिए कार्य करेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कार्य करती है, इस नाते सब लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। मुझे लगता है लगातार बोलने से न केंद्र में न राज्य के सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने कहा दलितों के लिए कौन कार्य करेगा, निश्चित तौर पे आपने दलितों के लिए झोपड़ी जलाने का कार्य किए, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा झोपड़ी जलाई जाती है। बाबा साहब के मुंह पे काली पोतने का कार्य आपने किया। अब आपने भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नाते बनी है कि सभी धर्म के, सभी जाति, सभी वर्ण वर्ग के लोग उसका साथ दिए। हम कभी एमओआई समीकरण, हम कभी ऐसी बात नहीं करते जैसे आप करते, लेकिन आज बात आस्था जी इस बात पे कर रही हैं, एक चेहरा जो ले आया जा रहा है, क्या इस नाते ले आया जा रहा है कि मायावती जी के भतीजे हैं, या इस नाते ले आया जा रहा है कि वो सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने का कार्य किए, सामाजिक ताने बाने के साथ कुछ कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं है। प्रोफेसर गंगा साहब, दो चेहरे हमारे सामने हैं और हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दोनों ही नेताओं के बारे में, उनके प्रोफाइल के बारे में बताया जा रहा है। एक तरफ आकाश आनंद है, 29 साल की उम्र है, चंद्रशेखर रावण है, 37 साल की उम्र है, और बसपा नेता आकाश आनंद जो कि एक फायर ब्रांड नेता है, दलितों की बात करते हैं लेकिन अनुभवों की कमी है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण है, जमीन से उठ करके आए नेता हैं, कई आंदोलन उन्होंने किए, जेल भी गए और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत भी दर्ज की है। तो क्या अब दलित ऑप्शन खोज रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण भी क्या कोई फैक्टर बनकर के उभर सकते हैं, या वो एक ऐसी स्थिति को पा सकते हैं कि उनको साथ लेकर के चलना बड़ी पार्टियों के लिए मजबूरी हो जाए कि उनके साथ के बिना संभव नहीं? चंद्रशेखर ने जहां से अपना सफर शुरू किया है, या जिग्नेश मेवाणी ने जहां से अपना सफर शुरू किया, तो इनसे देश के दलितों को उम्मीद है कि वो अपने उस फलक का विस्तार करेंगे, उसको राष्ट्रव्यापी बनाएंगे। देखिए, अब दलितों को एक सिर्फ नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान्यवर कांशी राम ने गांव-गांव जाकर के तमाम कर्मचारियों के बीच जाकर के और एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा किया। वैसे आंदोलन की जरूरत है, इसमें लोग एकजुट हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, और तभी ये राजनीतिक सफलता तो आपको लग रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी उस मूवमेंट वाले मोड से या उस आंदोलन वाले मोड से भटक गई है? निश्चित तौर पर भटक गई है। तो या तो बहुजन समाज पार्टी को फिर लोगों के बीच में लौटना होगा, नहीं तो फिर निश्चित तौर पर ये नए उभरते नेतृत्व के प्रति लोगों में एक आशा जगेगी और इनमें विश्वास जगेगा। ठीक है डॉक्टर परमवीर सिंह, कहा यह जाता था कि जो मायावती या बहुजन समाज पार्टी का वोटर है वो साइलेंट वोटर है। वो एक बार आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पर्चा देख करके ऐलान कर देती हैं, दावे कर देती हैं और चली जाती हैं, और वो जो एक मुश्त वोट बैंक है वो उनको वोट कर देता है। लेकिन हाल ही में आप चुनाव दर चुनाव उठा करके देखिए कि ग्राफ इतना गिर गया है कि 98% उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में बसपा के हार गए हैं। क्या वजह इसकी? आस्था जी, देखिए, काशीराम जी के द्वारा शुरू करी गई थी पार्टी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाया था उन्होंने। मायावती जी ने उसको शुरुआती दिनों में बहुत अच्छे थे उसको लेकर चली और संघर्ष किया। लेकिन बात समस्या क्या आती है, ये सारी जो भी समाजवाद के विचार के इर्द गिर्द घूमती हुई पार्टियां हैं, उनके नेता लड़ाई तो करते हैं गरीब के लिए, दबे पिछड़े के लिए, लेकिन कैसे कुछ सालों में ही अरबपति हो जाते हैं, तो वो समझ के बाहर होता है। अभी आप देखिए, अपने आप को सो कॉल्ड पिछड़ा कहने वाला एक नेता
जब उतरता है कोई 1 करोड़ की गाड़ी से और फिर वो जाए कि किसी गरीब के पिछड़े के घर में और बोले कि मैं लेकिन भी तुम्हारे परमवीर जी जैसा उसे पिछड़ा भी हूं। तो प्राइड से जोड़ दिया जाता है। आप याद करिए कि जब मायावती जी का बर्थडे होता था और उस वक्त बहुत सारे सवाल उठाए गए, कभी उनके बैग के ब्रांड पर चर्चा हुई, कभी वो क्या ज्वेलरी पहन रही हैं उस पर चर्चा हुई। जो बात आप कह रहे हैं कि अचानक संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन इसका भी जवाब वो वर्ग ऐसे देता है कि देखिए दलित की बेटी अगर कार से उतर रही है तो उससे लोगों को समस्या है, क्योंकि दलितों से ही समस्या है। इसको उस तरह से राजनीतिकली मोल्ड कर दिया जाता है। आस्था जी, विचार और व्यवहार में ना अगर जो सामंजस्य ना हो तो यही धूर्तता कहलाती है। देखिए, मैंने आकाश आनंद, मैं अपनी बातों को समझाने के लिए कहूंगा, आकाश आनंद जी का मैंने एक वीडियो देखा था। वो एमईटी नोएडा से पढ़े हैं, तो उन्होंने एक बात रखी थी कि जब वो एजुकेशन लेकर आए हैं, इंग्लैंड अब्रॉड से भी एजुकेटेड है, लेकिन उन्होंने एक बात रखी थी कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ के लोग, बच्चे उनको जाति सूचक शब्द कहते थे और वो बेचारे असहाय से रह जाते थे। मतलब उनकी बुआ जिस समय यूपी की सीएम थी और मायावती जी का प्रशासन बहुत सख्त माना जाता है, तो क्या कोई आदमी इस बात पे विश्वास करेगा कि उनके भतीजे को अगर जाति सूचक शब्द स्कूल में कहे जाए और कुछ भी ना हो? तो ये चीजें क्या होती है ना, ये बातें लोगों को वहम डाल देती है लोगों के दिमाग में। ठीक है, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। आस्था जी 10 सेकंड, देखिए बहुत हेल्दी चर्चा, हम चर्चा इस बात पे करते हैं कि क्या आज का समाज भी इस तरह से बिखरा और बटा हुआ नहीं। आज का समाज ये मानकर चल रहा है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारे लिए कार्य कर रहा है, कौन हमारे घरों में शौचालय की व्यवस्था कर रहा है, कौन रोजगार दे रहा है, कौन आवास दे रहा है, अगर हम बीमार हो रहे हैं तो दवा की व्यवस्था कर रहा है, और अच्छी कानून व्यवस्था कौन उत्तर प्रदेश और देश में ले आ रहा है। निश्चित तौर पे 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, 2019 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनती है, मैं पुनः कहता हूं बड़ी ईमानदारी से आस्था जी, उसमें सभी लोगों का साथ है। और 2017 और 22 में भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है वो इसी नाते बनती है, अगर जाति धर्म मत मजहब के नाते वोट मिलता तो 37 वर्ष का रिकॉर्ड नहीं। मौजूदा चुनाव परिणामों ने तो किसी और थ्योरी की तरफ इशारा किया है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सामाजिक रूप से होना भी चाहिए, एका होना चाहिए, लेकिन देखिए 2024 का जो चुनाव परिणाम विशेषकर यूपी में आया, उससे तो इस बात पर मुहर लग गई कि भाई कास्ट पॉलिटिक्स अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं आस्था जी, देखिए होता क्या है कई बार नकली माल भी मार्केट में बिक जाता है। बहुत सारे लोगों ने एक भ्रमजाल, एक ऐसी चीजें, एक षड्यंत्र, 8500 रुपए देने की बात, संविधान की झूठी बात, बहुत सारी चीजों को आप लेकर गए तो भी सर्वाधिक मत प्रतिशत और सर्वाधिक संख्या में सांसद अगर देश में किसी के जीतते हैं, सर्वाधिक लोग अगर देश में किसी को मत देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी को देते हैं। ये तो साफ दिख रहा है। तभी तो आज केंद्र में और राज्य में बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो जाति फैक्टर के नाते तो है नहीं, वो विकास के नाते, राष्ट्रवाद के नाते। और विनम्रता से कहता हूं, कोई भी पार्टी हो अगर वो जाति की राजनीति करेगी जैसे समाजवादी पार्टी करती है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और खास करके कुछ जिलों में सिमट करके रह जाएगी। ठीक है दीपक जी, जवाब आपका। आस्था जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी 100% सीटें हारी हैं और 98% सीटों पे उसकी जमानत जब्त हुई है। और देखिए अभी एसएन सिंह साहब जो कह रहे थे वो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में, अभी आज ही का हालिया वाकया आप ले लीजिए, फिरोजाबाद में किस तरीके से दलित नौजवान की पुलिस प्रशासन ने पीट करके उसकी हत्या कर दी, क्या कार्रवाई हुई। अभी 2 दिन पहले 17 तारीख की मुझे बात होगी, 18 तारीख की बात होगी, एक नौजवान को, 22 साल के नौजवान को आज आप चर्चा कर लीजिए। मैं आपके 700 दंगों को नहीं कर रहा हूं, मैं आपके 700 दंगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं राम वृक्ष यादव कांड की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज की चर्चा की बात घबराए कहाँ हैं? आप बताइए कि आपको क्यों आप बैसाखी की सरकार आपको मुबारक हो, बैसाखी की सरकार मुबारक हो। और ये तरीका नहीं डिबेट करने का, ये तरीका नहीं आपका डिबेट करने का। आप बोलोगे तो मैं आपको 2009 में आप समर्थन दे रहे थे, अगर आपको सखी दिखती है, हमारी आपको बैसाखी दिखती है, तो आप जानिए कि जनता के भरोसे की पूर्ण मजबूत की सरकार देश में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और गाली देने वाला, ठीक है चलिए प्रोफेसर गंगा साय, आप दोनों शांत हो जाइए। प्रोफेसर गंगा साय को मैं फिर चर्चा में लाना चाहती हूँ। प्रोफेसर गंगा साय, बहुजन समाज पार्टी के सभी उम्मीदवार हार गए, 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। मतलब हार तो है ही, लेकिन उसका स्तर भी जो है वो पूर्व चुनावों के परिणामों से बिल्कुल रसातल में आप कह लीजिए पहुंच गया है। अब समीक्षा बैठकों का दौर चलेगा बसपा के अंदर, कहा जा रहा है बड़े बदलाव भी किए जाएंगे और हो भी जाएंगे।
लेकिन आपको क्या लग रहा है, आखिर चूक कहां हुई, गलती कहां हुई? मायावती कब से ग्राउंड पर नहीं है? इस आंदोलन को या इस पॉलिटिक्स को आगे ले जाने के लिए जिस ग्राउंड वर्क की जरूरत है, उससे बसपा का डिस्कनेक्ट कब से शुरू हुआ? और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण उसी ग्राउंड पर इंजीनियरिंग करके आगे बढ़ गए। देखिए, जब आप वैकल्पिक राजनीति शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आप मौजूदा राजनीति से अलग सिद्धांत और अलग व्यवहार, अलग मूल्य लेकर के आते हैं, और ये मान्यवर कांशी राम के समय हुआ। लेकिन जब बसपा ने समझौते करना शुरू कर दिया और अपने मूल्यों के साथ में, अपनी विचारधारा के साथ में, अम्बेडकरवाद के साथ में, तब से उसका पता हो गया, फिर जमीनी आंदोलनों से दूरी हो गई। आज की तारीख में बसपा बाकी दलों से बिल्कुल अलग नहीं है। जो दल धनबल और बाहुबल की राजनीति करते हैं, तो बसपा भी धनबल और बाहुबल की राजनीति। बहुत सारे टिकट बेचे जाते हैं जो सभी लोग जानते हैं, जैसे दूसरी पार्टियां बेचती हैं। तो एक बहुजनों की जो हाशिए का समाज है, जिसके पास में कोई आर्थिक संपत्ति नहीं है, क्या उसके उम्मीदवारों से उस तरह से पैसे लेकर टिकट देने चाहिए? क्या उसका जमीनी आंदोलनों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए? ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो लगातार नीचे चली जाती रही है, और अब ऐसे ही दल को बहुजन समर्थन देंगे जो, और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई राजनीति हो रही है या कोई आंदोलन चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि बस समय है, एक पार्टी स्टैब्लिश हो चुकी है, समय के साथ अपने आप आगे बढ़ती जाएगी, ऑटो मोड में चलती जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। परमवीर सिंह जी हमारे बीच में। वैकल्पिक मूल्यों को बचाना होगा, वही सफल हो पाएगा। जो वैकल्पिक मूल्यों को बचाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बचाएगा। अब बसपा का क्या भविष्य होगा? और दलित पॉलिटिक्स, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, तो अब ये कितना क्रूशल हो जाएगा बसपा के लिए वापस रिवाइव करना? हालांकि आकाश आनंद जो हैं एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे हैं, दलितों की बात भी करते हैं, ओवरसीज संगठन भी उन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है, बट अब ये रिवाइव वापस से कितना क्रूशल हो जाएगा? देखिए, यूपी का चुनाव आएगा 2027 में, उससे पहले मायावती जी और बसपा की पूरी कोशिश होगी कि दोबारा से अपनी खोई हुई जमीन पाए यहाँ पर, और इसीलिए आकाश आनंद जी काफी मेहनत से काम करेंगे। चंद्रशेखर रावण जी को मायावती जी अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानती हैं। देखिए, कभी उनके बारे में नाम नहीं लेती है, उनका किसी मंच से नाम नहीं लेती है, तो उनको प्रतिद्वंदी मानती है, उनको उनका मानना है। और जो चंद्रशेखर जी का अपना भी दल था भीमसेना, तो उसने काफी उसका ग्राउंड पर सपोर्ट दिखाई देता है। अगर आप घूमेंगे, आप देखते हैं वहां पर, तो सपोर्ट दिखाई देता है। तो फैक्टर की बात है, संघर्ष दोनों लोगों में होगा, दोनों ही नए नेताओं में, उभरते नेताओं में संघर्ष होगा, लेकिन जीत केवल उस नेता की होगी जो दलित चिंतक से ऊपर बढ़कर पूरे समाज की बात करेगा। अभी गांधी जी के जिसका ग्राउंड वर्क दुरुस्त होगा और जिसका पब्लिक कनेक्ट जो है वो लगातार बना रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से मायावती आकाश आनंद को वापस ले आई हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या आकाश चंद्रशेखर रावण का मुकाबला कर पाएंगे? दोनों का अंदाज एक जैसा है, लेकिन अनुभव और संघर्ष में जमीन आसमान का अंतर भी।